हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाकर देख सकता है। यहाँ पर आपको जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो HP की NT की सारथी सीरीज जो चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में ये सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग PDF चाहिए तो आप O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे NT का कोर्स मिलेगा, उसके अंदर सारी PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम आज के लेक्चर के अंदर हम अलग अलग सिस्टम्स को कवर करने वाले हैं। ह्यूमन से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज एंडोक्रिन सिस्टम। जो भी ह्यूमन के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन से सिस्टम में अंदर आता है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम वो कवर करेंगे। देन इज नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग, अगर कोई भी ह्यूमन ने कोई चीज़ सेंस करनी है कि वो गर्म है, ठंडी है, ठीक है, तो वो सारी सिस्टम जो सेंसेस हैं हमारी वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। देन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ह्यूमन के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लोनिंग क्या होती है, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ स्टेम सेल्स जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहली बात हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। देखो, आपकी 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ऐसी ग्लैंड है, मतलब कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें से कोई ना कोई चीज़ सिक्रीट होगी। ठीक है, क्या सिक्रीट होगा, कोई ना कोई केमिकल्स वगैरह सिक्रीट होंगे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करती हैं। हम इसमें एक पर्टिकुलर सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है। जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जब भी उसमें से कोई केमिकल सिक्रीट होता है, सबसे पहली बात तो उस केमिकल का नाम होता है हार्मोन। मैंने क्या बोला कि जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड में से कोई केमिकल सिक्रीट होगा उसको हम बोलेंगे हार्मोन। ठीक है, जब भी ये हार्मोन रिलीज होगा तो ये जो ग्लैंड है डायरेक्टली इस हार्मोन को ब्लड के अंदर रिलीज कर देगा। दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज हो गए हैं। उनको कोई भी ऐसी डक्ट नहीं चाहिए जिससे कि ये जो केमिकल है वो ट्रांसफर हो या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करें। दूसरी तरफ अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें से कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट होगा, लेकिन वो केमिकल एक डक्ट के थ्रू सिक्रीट होगा। डक्ट मतलब इस ऑर्गन से, इस ग्लैंड से एक डक्ट निकलेगी जिसके अंदर ये केमिकल ट्रैवल करेगा और जहां पे भी इसने जाके टारगेट करना है वहां तक ये केमिकल पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। दैट मीन्स ऐसी ग्लैंड जिनके डक्ट्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। दैट मीन्स इनकी कोई डक्ट्स नहीं है, तो ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर डाल देती हैं। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल रिलीज करती हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी चीज़ रिलीज करती हैं वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्वेट है, जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो डक्ट्स के थ्रू स्वेट को रिलीज करती हैं। ऐसे ही आपके जो अलग अलग एंजाइम्स हैं, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई ना कोई जैसे म्यूकस रिलीज होना था आपके स्टमक के अंदर, तो वो म्यूकस एक सेल्स के द्वारा रिलीज होता है जिसको कहते हैं हम गोबलेट सेल्स। जो गोबलेट सेल्स हैं वो यहाँ पर अपने म्यूकस को रिलीज करती हैं और वो एक डक्ट के थ्रू आपके स्टमक में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स नहीं कहते। देन इज ये जो अपनी सिक्रीशंस है डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर देती हैं और ये अपनी जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू जाती है एक जगह से दूसरी जगह। इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जितने भी आपके थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, जो कि आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर। तो ये सारी ग्लैंड्स हम कवर करेंगे। तो ये सारी ग्लैंड्स आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। दूसरी तरफ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं
वो उनके डक्ट्स होती हैं। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे लिवर ने बाइल जूस प्रोड्यूस करा, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर किया था। देन इज द सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा प्रोड्यूस करा, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कवर किया था। तो ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने मैक्सिमम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को कवर कर लिया। आपके पैनक्रियाज की भी जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है उसको भी कवर कर लिया। देन इज जब भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड कोई चीज़ सिक्रीट करती है, उसका जो टर्म पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हार्मोन है वो कितने देर तक काम करेगा, तो उसकी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है। मतलब इन हार्मोन का जो इफेक्ट है एक पर्सन के ऊपर काफ़ी देर तक रहता है। दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी म्यूकस रिलीज हुआ, थोड़ी देर बाद वो म्यूकस खत्म हो जाएगा, वो हमारे खाने के साथ आगे मूव कर जाएगा। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होती है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है। जो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको समझाया था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बना होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी टूटने वाली रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही एनाबॉलिज्म का मतलब कि जो भी ऐसी रिएक्शन जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर कोई एक चीज़ बना रही है, जैसे काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो हमारी जो पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बॉडी की, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से होती है। दूसरी तरफ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारी बॉडी की रेगुलेशन करती हैं बॉडी टेम्परेचर को। जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स जो है स्वेट प्रोड्यूस करेंगी, और जैसे ही वो स्वेट इवेपोरेट होगा तो उसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, और वो कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। आई होप आपको यहाँ तक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, डक्ट ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कई बार आपसे डायरेक्टली हार्मोन की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो हार्मोन क्या है? एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और जाकर किसी चीज़ को मैसेज देगा। तो जो हार्मोन्स हैं एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और जाके किसी टारगेट टिश्यू के ऊपर काम करते हैं। मतलब वहाँ तक मैसेज पहुँचाते हैं कि अभी आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको रिलीज करती हैं। तो किस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं? हमारे सिंपल से जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, इन सब चीज़ों के लिए हमें हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, जिसके अंदर अलग अलग ग्लैंड्स आती हैं। आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी है। सबसे पहले है आपकी हाइपोथैलेमस, जो आपका ब्रेन का फोर ब्रेन वाला रीजन होता है। जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और वो 3 पार्ट्स क्या हैं? एक तो हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है, देन इज हमारा मिड ब्रेन है, और देन इज हमारा हाइंड ब्रेन है। ये ब्रेन मैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छे से कवर करूंगी। फिलहाल के लिए आप जान लो, जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके अंदर आपकी 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों बेसिकली 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं आपकी। एक तो हो गया आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी फोर ब्रेन में होती है। देन इज जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो भी आपके फोर ब्रेन वाले रीजन में होती है। और एक और आपकी ग्लैंड होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वो भी आपके फोर ब्रेन वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 3 ग्लैंड्स तो आपकी ये हो गई। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स। ये तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारे फोर ब्रेन वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपकी, एक है आपकी थायराइड ग्लैंड और एक है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपके नेक में जो विंड पाइप है, आपकी विंड पाइप हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर किया था, दैट इज ट्रैकिया जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाहर वाले पोर्शन पे आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि एक बटरफ्लाई शेप के जैसे दिखती है। ठीक है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर बेसिकली इस थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, एक ये वाला लोब हो गया, एक ये वाला लोब हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो 1 पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। देन इज इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग से एक ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। उस ग्लैंड को हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड।
जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे नेक के थायराइड वाले रीजन पे ही, लेकिन उसके थोड़े बैक वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड के बैक वाले पोर्शन पे। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, जो आपकी किडनीज होती हैं, जो कि मैंने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कवर किया था। उस किडनीज के ऊपर आपकी ऐसे 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, ठीक है। तो उन ग्लैंड्स को हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। देखो यहाँ पर हम जो भी ग्लैंड्स बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको ग्लैंड्स बता रही हूँ, ये सारी ग्लैंड्स के हम फंक्शन अभी आगे देखेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं। तो ये हो गई आपकी एड्रीनल ग्लैंड। देन इज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान कुछ सिक्रीशंस आपके पेनक्रियाज से भी आ रही थी। तो पेनक्रियाज दोनों ग्लैंड्स की तरह बिहेव करती है, दैट मीन्स ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब इसने अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डिओडेनम है उसके अंदर रिलीज करी थी। तो पेनक्रियाज एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है। एंडोक्राइन कैसे, पेनक्रियाज के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज हो जाती हैं। तो पेनक्रियाज को हम मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड भी कह देते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। देन इज फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। जो ओवरीज है उसके अंदर भी अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। तो वो भी ब्लड के अंदर रिलीज होकर इस फीमेल को मतलब एक तरह से उनके सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है। मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। तो मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। जो टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं और मेल्स के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होती हैं। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, देन इज अ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल एंड पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। अब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उसको हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बाकी की ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपको नीचे ग्लैंड्स दिख रही हैं वो सिर्फ एक ग्लैंड की वजह से ही अपना काम करना शुरू करती हैं। तो वो कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपके ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस में से कुछ सिक्रीशंस रिलीज होती हैं। तो वो सिक्रीशंस जाकर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देती हैं और ये पिट्यूटरी फिर अपने सिक्रीशंस रिलीज करती है, अपने जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करती हैं और जाकर थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। देन इज हमारे ओवरीज को एक्टिवेट करती है, टेस्टिस को एक्टिवेट करती है, अलग अलग ग्लैंड को जाकर एक्टिवेट करती है कि तुम ये हार्मोन को बनाना शुरू कर दो। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब जो पिट्यूटरी है उसके 2 पोर्शंस होते हैं। जो आपने फोर ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी देखा ना, ऐसे करके एक ऐसे पिट्यूटरी थी, उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और इसी पिट्यूटरी के पीछे वाली तरफ एक और लोब प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो फर्दर आगे जाके अलग अलग ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और अपने टारगेट टिश्यूज पर जाकर काम करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है उसका जो फर्स्ट हार्मोन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स जब एक साथ मिल जाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उसको हम टिश्यूज कहते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं ये ग्रोथ हार्मोन उन टिश्यूज के पास जाता है और उन टिश्यूज के अंदर ग्रोथ करने का काम करता है। ग्रोथ कैसे होगा, जैसे हमारी हर एक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो अलग अलग एक्टिविटीज चल रही हैं, तो एक तरह से ये ग्रोथ हार्मोन उन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो जैसे जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देना, जितना ज्यादा जीन एक्सप्रेशन होगा उतनी ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगे हमारे, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स की ब्रेकडाउन कर देना, फैटी एसिड रिलीज करना या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना।
अब देखो, जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी एनर्जी पे। अगर हमारे टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब हमें डे टू डे काम करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी मिल रही है। अब वो एनर्जी तभी रिलीज होगी जब हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज होगा। दैट मीन्स हमारी जो सेल है वो ग्रो तभी करेगी जब उसके अंदर ग्लूकोज होगा। अब उस ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन ने जाकर टिश्यूज के ऊपर काम किया। उस टिश्यूज में हर एक सेल को ये सिग्नल मिला कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोज बनाने के लिए वो क्या करते हैं? लिपिड्स की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं। आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज है वो अलग अलग पाथवे से भी बन सकता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने फास्ट किया हुआ है, ठीक है, और वो कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं खा रहा है, तो दैट मीन्स उसकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं बन रहा है। तो उस टाइम पे जो भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए, या फिर जो लिपिड्स वगैरह हैं उनसे भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक पाथवे होता है, उसके थ्रू जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं उससे ग्लूकोज बननी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स लिपिड्स से ग्लूकोज बनेगी, आपके फैट्स से ग्लूकोज बननी शुरू हो जाएगी, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बननी शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से जो एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है एक तरह से, या फिर सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल इंक्रीज करते हैं ताकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्रो कर सकें। नेक्स्ट जो हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करती है दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिम्युलेट करेगा ताकि थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दे। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने टीएसएच रिलीज किया, वो टीएसएच जाके आपके थायराइड ग्लैंड के पास आया और उसने जाके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया कि अब तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दो। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे थायरॉक्सिन हो गया, ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन हो गया। तो ये हार्मोन भी हमारी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी दैट इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये एसीटीएच एक ऐसा हार्मोन है जो जाकर एड्रीनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर होता है? अभी मैंने आपको किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड बताई जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। अब उस एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है मेडुला वाला पोर्शन जो कि उसके मिडल वाला पोर्शन होता है, और एक होता है उसके बाहर वाला पोर्शन जिसको हम कॉर्टेक्स वाला रीजन कहते हैं। तो एसीटीएच जाकर किडनीज के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड लगी है उसको जाकर स्टिम्युलेट करेगा कि तू अभी अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दे, तो उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन पे। ये जो आगे आगे ग्लैंड्स हैं ये मैं आपकी सारी डिटेल में कवर करूंगी आगे, तो अभी आप पिट्यूटरी के हार्मोन्स एक तरह से अच्छी तरह से देख लो। नेक्स्ट जो हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करती है दैट इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या करता है? आपकी स्किन के अंदर जो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, उन सेल्स के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब मेलानिन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है, दैट मीन्स उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसका मतलब उनकी स्किन के अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है। तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज कैसे हुआ? क्योंकि पिट्यूटरी ने एमएसएच स्टिम्युलेट किया था, और जो एमएसएच है वो स्किन के अंदर जाकर मेलानोसाइट्स को स्टिम्युलेट कर रहा था कि तुम मेलानिन रिलीज करो। जितना ज़्यादा मेलानिन रिलीज होगा उतनी ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन होगी। जो जितने थोड़े फेयर स्किन वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम होती है। वैसे मेलानिन जो है आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा डार्क स्किन होती है उसको उतने कम डिसऑर्डर्स होते हैं, उतनी कम उनको डिजीजेज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जाकर ओवरी को स्टिम्युलेट करता है कि तुम अब अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दो। ठीक है, जो आगे ओवरीज और टेस्टिस हैं वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो मैं इनकी डिटेल में आगे बताऊंगी आपको। देन इज इन द सेम वे एक और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है कौन? पिट्यूटरी।
पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। एक तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया जो कि जाके ओवरीज और टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपने खुद के हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दे। देन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी जाकर ओवरीज पे काम करता है और ओवरीज के अंदर जो आपके ओवम बनता है वो उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। देन इज एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीज करता है और ये प्रोलैक्टिन जाकर फीमेल की ब्रेस्ट्स के ऊपर काम करती है ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। ठीक है, तो आपने इसमें से अब याद क्या रखना है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से रिलीज करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक है आपका एडीएच जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और ये हार्मोन जाकर किडनीज के ऊपर काम करता है। अगर आपने बहुत कम पानी पिया है तो उस टाइम पे आपके बॉडी के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसी टाइम पे आपका एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब ये एडीएच जाकर किडनीज को बोलेगा कि इस पर्सन ने पानी नहीं पिया है इसलिए तुम यूरिन के अंदर कम से कम पानी को एक्सक्रीट आउट करो। तो दैट मीन्स अगर पानी की रिटेंशन करनी हो, बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व करना हो तो उस टाइम पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये फीमेल्स के यूट्रस और मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है। जो यूट्रस होता है उस टाइम पे जब एक फीमेल को प्रेगनेंसी होती है और उस टाइम पे जब उसने एक बच्चे को बर्थ देना होता है तो उस टाइम पे जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन इस हार्मोन की वजह से ही होती है। देन इज मेमरी ग्लैंड्स, जो फीमेल ब्रेस्ट्स होती हैं उसके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक हार्मोन करवाता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। दैट मीन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। और बाकी के जितने भी स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स हैं, याद रखना यहाँ पे मैं स्टिम्युलेटिंग वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स ये जो हार्मोन्स हैं जाकर किसी ना किसी ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर रहे हैं ताकि वो अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए, जैसे मैंने बताया ना कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाए तो उन बच्चों में जाइजेंटिज्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई जो बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं, ह्यूज दिखने लग जाते हैं उनकी एज के हिसाब से। ठीक है, तो दैट मीन्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है। या फिर कई बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्वार्फिज्म हो जाती है। ड्वार्फिज्म मतलब आपने बहुत शॉर्ट स्टेचर्ड के लोग देखे होंगे, जो बौने लोग होते हैं वो देखे होंगे। वो इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाता। तो आपसे ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन से हार्मोन के रिलेटेड है। तो ये ग्रोथ हार्मोन की अगर लेस क्वांटिटी में रिलीज हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुआ तो जाइजेंटिज्म हो जाता है, या फिर एक्रोमेगैली भी हो सकता है। देखो दोनों का मतलब सेम ही है, बस जाइजेंटिज्म हम चिल्ड्रन में यूज करते हैं और एक्रोमेगैली हम एडल्ट्स के वे में यूज करते हैं कि अगर किसी एडल्ट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है तो उसको एक्रोमेगैली हो जाएगी। बाकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा, ACTH जाकर एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। गोनेडोट्रोपिन दो हार्मोन्स होते हैं LH एंड FSH जो जाकर ओवरीज और टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। प्रोलैक्टिन जाकर ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। जो ADH है वो हमारी किडनीज के ऊपर काम करती हैं और जो यूरिन के अंदर पानी का कंजर्वेशन है उसको इंक्रीज कर देती हैं। आपने एक और चीज यहां पर याद रखनी है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। देखो ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टाइप की डायबिटीज होती हैं। एक तो होती है डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरी होती है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, मेलिटस में आपको जब इंसुलिन पढ़ाऊंगी उस टाइम पे बताऊंगी। फिलहाल आप डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में सुन लो कि इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। इंसुलिन कब प्रोड्यूस होता है? जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उस टाइम इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और जब ब्लड शुगर लेवल बहुत कम रिलीज होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकागॉन रिलीज होता है। लेकिन अब इस पर्सन के अंदर ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन
उनकी जो किडनीज है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं और जितना भी ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर रही है। दैट मीन्स इसको कोई भी उसके ब्लड शुगर लेवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी किडनीज में ये प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पा रही है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी चीजें एक्सक्रीट आउट होती हैं, जो भी यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है उसके अंदर कभी भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए हमारे यूरिन के अंदर। लेकिन अगर ग्लूकोज होने लग गया किसी के यूरिन के अंदर तो दैट मीन्स उसको डायबिटीज इंसिपिडस है। दैट मीन्स उसकी जो किडनीज है वो अच्छे से ग्लूकोज को बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर पा रही है। देन इज ऑक्सीटोसिन, मैंने आपको बताया ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। जैसे यूट्रस के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाना है जिस टाइम पे पार्चुरेशन हो या फिर एक बच्चे का बर्थ हो या फिर मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन यूज होता है। अब हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। देखो हुआ क्या, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर दिया कि तू अभी TSH दैट मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर दे। तो अब इस TSH ने क्या किया, ये थायराइड के पास गया और उस थायराइड के पास जाकर इसने बोला कि अभी ब्रेन से सिग्नल आया है कि आप प्लीज थायराइड के जो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो रिलीज करना शुरू कर दो। तो अब ये थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो चुका है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है दो हार्मोन्स रिलीज करेगा। एक हार्मोन को हम कहते हैं थायराइड हार्मोन्स और दूसरा है कैल्सीटोनिन। थायराइड हार्मोन्स के अंदर भी दो हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम है थायरोक्सिन और दूसरा है आपका ट्रायोआयोडोथायरोक्सिन और दूसरा नाम है आपका ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। अब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको जाके उनके ऊपर काम करेगा और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज कर देगा। मेटाबॉलिक रेट का मतलब हमारी बॉडी को हर एक काम करने के लिए किस किस एक्टिविटीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीशन करने के लिए यूरिया साइकिल होना चाहिए हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को किसने स्टिम्युलेट किया जाकर, थायरोक्सिन ने और ट्राईआयोडोथायरोनिन ने। अब ट्राईआयोडो जो थायरोनिन होता है इसको काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है ना। जब हम सुनते हैं ना कि किसी पर्सन को गोइटर हो गया है, इसका मतलब उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है उसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा सूज गई है। तो वो इसीलिए सूजी है क्योंकि इस पर्सन ने अपनी डाइट के अंदर अच्छे से आयोडीन नहीं खाया था और क्योंकि आयोडीन नहीं खाया था तो इस वजह से जो ट्राईआयोडोथायरोनिन है वो अच्छे से नहीं बन पाया और इस पर्सन को गोइटर हो गया। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। देन इज नेक्स्ट जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है इसके नाम से ही क्लियर है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कैल्शियम। अगर आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है तो उस टाइम पे आपकी जो बोन्स होती है ना, आपकी जो बोन्स होती हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपकी ब्लड का कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए उस टाइम की आपकी बोन की मिनरलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। मिनरलाइजेशन मतलब आपकी बोन्स टूटना शुरू हो जाती हैं ताकि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन किया जा सके और यहाँ पे जितना भी कैल्शियम रिलीज होता है वो आपके ब्लड में रिलीज हो जाता है। अब अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे कैल्सीटोनिन रिलीज होता है ताकि हमारी बोन्स की मिनरलाइजेशन ना हो। दैट मीन्स ये बोन्स की ब्रेकडाउन को डिक्रीज करता है। ये ऐसा हार्मोन है जो बोन्स की ब्रेकडाउन को डिक्रीज करता है और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको फर्दर इंक्रीज नहीं होने देता। आई होप आपको कैल्सीटोनिन का फंक्शन समझ में आया होगा। तो जो अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड है वो तीनों ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया और वो हमारी मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे आपका जो T3 और T4 हार्मोन है, T3 और T4 क्या है आपका, थायरोक्सिन को हम T3 कहते हैं, तो T3 हार्मोन क्या है आपका, जो आपका ट्रायोआयोडोथायरोनिन हार्मोन है उसी को हम T3 कहते हैं और थायरोक्सिन को हम T4 हार्मोन कहते हैं। ये हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो ये काम
करता है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो भी ये हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाए तो उस टाइम पे इस पर्सन को वेट लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, क्योंकि डायरिया के अंदर आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो बार बार एक्सक्रीट आउट होता रहता है फीसिस के द्वारा, ठीक है। या फिर इसकी हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट नहीं हो पा रही है, रैपिड हार्ट बीट है, वो किस वजह से है? क्योंकि ये हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल में प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो T3 और T4 हार्मोन की अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किसी पर्सन को एंजाइटी हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, हेयर लॉस हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर इनकी बहुत कम क्वांटिटी भी रिलीज हो तो उस टाइम पे ये हमारी बॉडी को एक तरह से अफेक्ट करती है। T3 और T4 की अगर ज़्यादा रिलीज हो तो उसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुआ है। हाइपो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसको हम हाइपो कहते हैं। अगर T3 T4 की कम क्वांटिटी में रिलीज हुआ है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। ऐसे ही एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं हशीमोटो डिजीज। अब जो एजिड पर्सन होते हैं उसके अंदर थायराइड ग्लैंड में अगर कोई इंजरी हो जाए या फिर उनकी एज की वजह से थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह से काम ना कर पाए तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जो इस थायराइड ग्लैंड को जाकर किल करने लगती हैं। दैट मीन्स ये ऐसी डिजीज है जिसको हम कहते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, मतलब अपनी खुद की जो सेल्स हैं वही जाकर थायराइड को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है हमारा खुद की इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसी सेल्स प्रोड्यूस करने लग गया है जो कि हमारे ही ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, हमारे ही ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की। मैंने आपको बताया कि आपकी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसी के पीछे वाला जो पोर्शन होता है, आपकी जो विंड पाइप वाला पोर्शन होता है ना, उसके आसपास थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब इसके आगे जो पीछे वाला पोर्शन होता है वहां पे 4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है वो हमारी बोन्स और किडनी के ऊपर काम करती है। अब इसका फंक्शन क्या है? जो मैंने आपको कैल्सीटोनिन का फंक्शन बताया है ना, कैल्सीटोनिन का फंक्शन क्या बताया कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो इस वजह से बोन को ब्रेक डाउन होने से हेल्प करता है कैल्सीटोनिन। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाए उस टाइम पे जो पैराथायरॉयड है वो हार्मोन रिलीज करता है ताकि बोन्स में से कैल्शियम जो है वो बनना शुरू हो जाए और वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल को दोबारा से हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो कि बिल्कुल कैल्सीटोनिन के ऑपोजिट वर्क करता है। दैट मीन्स ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बोन की मिनरलाइजेशन करने में हेल्प करता है। बोन की मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है? बोन की ब्रेकडाउन करना, ताकि यहां से कैल्शियम रिलीज हो और ब्लड के अंदर जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारी दैट इज थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो आपके चेस्ट वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, जो भी आपकी लंग्स हैं उसके बीच में ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे किसी पर्सन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी थायराइड ग्लैंड डिक्रीज होती रहती है। अब थायराइड ग्लैंड में होता क्या है? जैसे आपके इम्यून सिस्टम के अंदर अलग अलग सेल्स बनती है ना, जैसे मैंने बताया था आपको WBCs में मैंने बताया था ना कि T सेल्स होती हैं और B सेल्स होती हैं। अब ये सेल्स बनती तो बोन मैरो में है। बोन मैरो क्या होता है? बोन के अंदर वाला पोर्शन को हम बोन मैरो कहते हैं। तो ये WBCs जो है वो बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन जो B सेल्स होती हैं वो तो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं। अब जब भी कोई सेल्स बनती है ना तो उसकी मैच्योरेशन भी होती है। दैट मीन्स वो बड़ी होती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे ही जो T सेल्स हैं वो जाकर थाइमस के अंदर मैच्योर होती हैं। दैट मीन्स जो हमारी एंटीबॉडीज बन रही हैं, दैट मीन्स जो हमारी इम्यून सेल्स बन रही हैं, तो उसकी मैच्योरेशन के लिए उसकी मैच्योरेशन जो है वो कहाँ पर होएगी? थायराइड ग्लैंड में। अब कैसे हुई उनकी मैच्योरेशन? क्योंकि थायराइड ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया था जिसका नाम है थायमिन, और यही थायमिन जो है एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चिल्ड्रन में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है थाइमस ग्लैंड, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है डिक्रीज होता है, तो इसलिए ये चिल्ड्रन में एंटीबॉडीज बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल है।
आई होप आपको यहाँ तक सारी ग्लैंड्स का पता चला होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। देखो जो आपका पेनक्रियाज होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो आपका स्टमक वाला पोर्शन होता है ना, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और पेनक्रियाज के दो पोर्शंस होते हैं, एक तो होता है उसका एंडोक्राइन पोर्शन और एक होता है एक्सोक्राइन पोर्शन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब तो आपको पता ही है। एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये अपनी सिक्रीशन डक्ट के अंदर करता है और वो डक्ट अल्टीमेटली जाकर अपने टारगेट टिश्यूज के ऊपर रिलीज हो जाती है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाटिक जूस की बात करी थी, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियास की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो रिलीज करती हैं और वो अल्टीमेटली अपनी सिक्रीशंस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओड्रम वाला रीजन है उसके अंदर रिलीज कर देती हैं ताकि खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकें। अब इस पैनक्रियास के अंदर एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। इस पैनक्रियास के अंदर जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम आइल्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। तो कई बार आपसे आइल्स ऑफ लैंगरहैंस पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसी सेल्स हैं पैनक्रियास के अंदर जो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती है। दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगी और वो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि इन आइल्स ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी होती हैं। एक है आपकी अल्फा सेल्स, एक है आपकी बीटा और तीसरी है आपकी गामा सेल्स। मान लो ये एक पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज के अंदर ये आपकी आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं और इसके अंदर अलग अलग सेल्स हैं। इसमें से कुछ सेल्स होंगी आपकी अल्फा सेल्स, कुछ होंगी आपकी बीटा सेल्स और कुछ होंगी आपकी गामा सेल्स, ठीक है, जो मैंने अलग अलग साइन से आपको यहाँ पे डिनोट किया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पैनक्रियास के अंदर जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स हैं वो क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं। जो आपकी अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं, जो आपकी बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं और जो गामा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करती हैं। जब भी आपके ब्लड के अंदर आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, मतलब आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम हो जाए, उस टाइम पे ग्लूकागॉन रिलीज होता है ताकि ब्लड का एक पर्टिकुलर शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके। देखो हमारे ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन होना चाहिए ग्लूकोज का, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा या कम हो जाए तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन और वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे इंक्रीज करेगा? हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के वे में स्टोर है हमारी बॉडी में और ग्लाइकोजन के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कैप्चर्ड होते हैं, तो वहां से ग्लूकोज टूटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बननी शुरू हो जाएगी और वो ग्लूकोज अल्टीमेटली हमारे ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। तो इससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है और उसके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो चुकी है तो उस वजह से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और ये इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा। कैसे कम करेगा? हमारे ब्लड के अंदर जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उसको उठाकर ग्लाइकोजन के वे में स्टोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है, तो इसका मतलब ग्लूकागॉन रिलीज हुआ है, ठीक है। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है इसका मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है। और जो सोमैटोस्टैटिन है वो इन दोनों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। कि अगर अल्फा सेल ने ग्लूकागॉन बनाना हो तो जाके गामा सेल्स इसको एक्टिवेट करेगा कि हाँ अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, अब तुम ग्लूकागॉन रिलीज करना शुरू कर दो। इन द सेम वे बीटा सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। देन इज कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ज्यादा है और इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए था लेकिन इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है क्योंकि मान लो इसको कोई हेरिडिटी डिजीज है जिसमें इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, या फिर ये किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जिसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा मीठा ये खाने लग गया है और इसका इंसुलिन काम कर करके एक तरह से इनएफिशिएंट हो गया है, तो उस टाइम पे दैट मीन्स इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन है, मतलब इंसुलिन बहुत कम क्वांटिटीज में रिलीज हो रहा है। तो ऐसे पर्सन को हो जाती है एक डिजीज जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। तो इसका मतलब आपको डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिटस का डिफरेंस पता होना चाहिए। जिस टाइम इंसुलिन की क्वांटिटी कम है और वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और इंसिपिटस मैंने आपको बताया कि अगर आपकी किडनीज अच्छे से ग्लूकोज को रिटेन नहीं कर पा रही हैं।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और जिस भी पर्सन को डायबिटीज मेलिटस होता है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, उनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। आजकल आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा भी इंसुलिन बाहर इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी अलग टेक्नोलॉजी है, आपको उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। देखो, जो एड्रीनल ग्लैंड है वो दो होती हैं, दैट मीन्स एक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ हमारी बॉडी के अंदर कितनी एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। उस एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, मान लो ये एक ग्लैंड है, उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक तो उसका मिडल वाला पोर्शन होता है और एक उसका आउटर वाला पोर्शन होता है। जो मिडल वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं मेड्यूला, और जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। बायोलॉजी में कहीं भी अगर आपको मेड्यूला या कॉर्टेक्स वर्ड मिले तो उसका मतलब यही होता है कि मिडल में और साइडों पे। तो जो मेड्यूला वाला रीजन है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, बेसिकली दो हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसका नाम है एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। देखो, आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां पे आप बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन में हो कि या तो भाग जाओ या फिर लड़ लो, है ना। ऐसी सिचुएशन आपके पास कभी ना कभी आई होगी। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को बेसिकली, उसमें से जो एपिनेफ्रीन है उसको हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं। 3F ग्लैंड का मतलब क्या है? फियर, फाइट या फिर फ्लाइट। या तो डरे रहो या फिर लड़ लो या फिर भाग जाओ इस सिचुएशन से। तो इस टाइम पे जो आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उसको हम कहते हैं एपिनेफ्रीन, और वो कौन रिलीज करता है? एड्रीनल ग्लैंड का मेड्यूला वाला पोर्शन, दैट मीन्स एड्रीनल ग्लैंड का जो अंदर वाला पोर्शन है वो रिलीज करता है। अब एड्रीनल ग्लैंड को हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके मेडुला वाले पोर्शन ने तो रिलीज किया एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, इसको हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे एक हार्मोन है एड्रीनल एंड्रोजन। एड्रीनल एंड्रोजन्स है वो ज्यादातर फीमेल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो ये किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, इसके अंदर जो बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला रीजन है ये ऐसे एंड्रोजन्स रिलीज करता है एक फीमेल के अंदर, ताकि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो सके, जैसे कि प्यूबिक हेयर, ऐसे ही एक्सिलरी हेयर्स, अलग अलग जगह फीमेल के जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उसको एक तरह से डेवलप करता है। देन इज फीमेल्स के अंदर जो ऑर्गेजम हो गया, सेक्सुअल ड्राइव हो गया, उसको भी इसी हार्मोन की वजह से ये होता है। ये मेल्स के अंदर इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं, और ये भी जाकर बहुत सारे टिश्यूज के ऊपर काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फास्टिंग की है और आपने कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स नहीं खाया जिसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है, तो उस टाइम पे एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और ये आपके जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं वहां से ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना थायराइड हार्मोन्स में, ठीक है, अलग अलग नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं, वहां से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी यही काम होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? लिपिड, फैट्स और प्रोटीन वगैरह से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। देन इज थर्ड जो हार्मोन है वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम लेवल को रिटेन करना शुरू कर देता है और पोटेशियम लेवल को रिमूव करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स आपके यूरिन के अंदर अगर बहुत ज्यादा पोटेशियम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स ने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और ये बेसिकली आयंस इतना ज्यादा एक्सक्रीट आउट होता क्यों है यूरिन में? क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्लड की पीएच लेवल को मेंटेन करना है। आपको पता है हमारे ब्लड की एक पर्टिकुलर पीएच लेवल होती है जो कि आयंस से बनती है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से। उस टाइम पे उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम को रिमूव करना शुरू कर देता है यूरिन के थ्रू, और सोडियम को हमारी बॉडी में रिटेन करना शुरू कर देता है।
तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है उसका ये काम होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन या फिर सोडियम ट्रांसपोर्ट इनटू द बॉडी एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का ये काम होता है। तो ऐसे ही एड्रीनल ग्लैंड को हम 4S ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना रहा है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है। सॉल्ट की रिटेंशन करना, जहां पे जो भी ये आयंस बैलेंस हो रहे हैं, सॉल्ट एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से ही तो बनता है। देन इज सेक्स हार्मोन की तरह भी बिहेव कर रहा है, जैसे एंड्रोजन्स हो गया, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, जैसे आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन में इस टाइम पे इस सिचुएशन में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनना चाहिए। तो ये हार्मोन्स ग्लूकोज की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये सारे जो ग्लैंड्स हैं वो समझ में आए होंगे। जो लास्ट आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दैट इज आपके गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब ये होता है कि ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाई कर रहे हैं, उनको हम गोनैड्स कह देते हैं। जैसे मेल्स के अंदर जो टेस्टीज है वो भी गोनैड है और फीमेल्स के अंदर ओवरीज भी एक गोनैड ही है। इन ऑर्गन्स के अंदर जो मेल्स और फीमेल्स के जर्म सेल्स होते हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर ओवम हो गया और मेल्स के अंदर स्पर्म्स हो गया, तो ये गोनैड्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इनका हार्मोनल पार्ट कर रहे हैं। इनका जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होगा वो मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कवर करवाऊंगी। तो जो टेस्टीज हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक पर्टिकुलर सेल्स रिलीज करती हैं जिनको हम कहते हैं लिडिग्स सेल। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, तो लिडिग्स सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं और ये मेल के जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, फॉर एग्जाम्पल मेल के बियर्ड वगैरह आती है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए। जो भी उनके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया, जैसे अलग अलग ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होगी, वास डेफरेंस हो गया है ना, अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल्स के अंदर, अलग अलग रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। ये एक मेल को एक मैस्कुलिन लाइक कैरेक्टर्स भी देता है, जैसे उनके बियर्ड की डेवलपमेंट, उनकी अलग सी आवाज होती है, देन इज उनके मसल्स की डेवलपमेंट, स्पर्म्स की डेवलपमेंट हो गया, उनके सेक्सुअल अर्ज जिसको हम ऑर्गेज्म भी कहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं ओवरीज की बात करूं तो ओवरीज के अंदर भी दो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जो फीमेल्स की ओवरीज होती हैं उसके अंदर एक सेल होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिस टाइम पे ओवम की डेवलपमेंट हो रही होती है, उनको हम फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन भी फीमेल के फेमिनाइन लाइक कैरेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी या और भी कई चीज़ें। ऐसे ही इस ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप देख लो कि ओवरीज के अंदर एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, और ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अच्छे से कवर करवाऊंगी। तो यहां पर मैंने गोनैड्स का एंडोक्राइन पार्ट ये देखा कि टेस्टीज में जो लिडिग्स सेल हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ओवरीज के अंदर जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और जो कॉर्पस लूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो कि फीमेल्स के कैरेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स के मैस्कुलिन कैरेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने एक आपको फ्लो चार्ट दिया है जो कि मैं आपको समझा रही थी कि जो हाइपोथैलेमस है वो अपनी सिक्रीशन करता है और जाकर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और वो अल्टीमेटली जाकर गोनैड्स के ऊपर काम करते हैं ताकि वो अपने अपने सेक्स हार्मोन्स रिलीज कर सकें।
तो ये आपका फ्लो चार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एंडोक्राइन सिस्टम के बाद हम शुरू करते हैं अपना नर्वस सिस्टम। देखो, जो नर्वस सिस्टम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स से मिलके बना है, जिसका नाम है न्यूरॉन। याद रखना, ये न्यूरॉन है, नेफ्रॉन नहीं है। मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाया था उसमें मैंने बताया था कि हमारी जो किडनीज हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, कई बार बच्चे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पूछा भी जाता है आपसे कि नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे नर्वस सिस्टम मिलके बना है, तो उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल भी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है मतलब लेंथ वाइज सबसे लंबी जो सेल है हमारी बॉडी की, वो न्यूरॉन है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं नर्वस सिस्टम, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे जो न्यूरॉन्स है एक दूसरे के साथ मिलकर बनाएंगे नर्वस सिस्टम। इवन जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके अंदर मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकती है, एक सेल से 2 सेल्स बन सकती हैं, है ना। ऐसे ही हमारी जो जर्म सेल्स हैं वो भी डिवाइड कर सकती हैं ऑफ कोर्स। तो जो न्यूरॉन है उसके अंदर मिनिमम पावर होती है रीजनरेशन की। दैट मीन्स ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक टाइम पर ही एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल से ऐसे करके आगे आगे सेल्स बनती हैं। लेकिन एक एडल्ट के अंदर अगर एक बार कोई न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। उसकी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे स्टेम सेल्स के द्वारा हम उसको बना सकते हैं, लेकिन नर्व सेल के अंदर खुद के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक सेल से दूसरी सेल्स, उससे 2 सेल्स बन जाए। दैट मीन्स इनके अंदर सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है। अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो आपको न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या है उसका बेसिक स्ट्रक्चर? जो सबसे पहले आपको ये चीजें दिख रही हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। जो न्यूरॉन्स हैं ऑफ कोर्स हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि हमारी जो भी हमारे आसपास बाहर स्टिम्युलस प्रेजेंट है। स्टिम्युलस का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए स्टिम्युलस की तरह बिहेव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है, तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन तक कौन पहुँचाता है? तो वो हमारा नर्वस सिस्टम ही पहुँचाता है। तो क्योंकि वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनी है तो न्यूरॉन्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स। जो भी आपके न्यूरॉन में सबसे पहले जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज को लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज कहाँ से कहाँ कंडक्ट होता है, तो सबसे पहले जो मैसेज हैं वो डेंड्राइट्स लेते हैं, फिर वो आगे पास ऑन करते हैं। तो ऐसे ही डेंड्राइट्स के बाद हमारी शुरू होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी एक तरह से सेल ही है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये सारी जो फंक्शंस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो इस सेल बॉडी के अंदर ही होंगी। देन इस सेल बॉडी से एक लंबी सी ऐसे जो पाइप है वो इमर्ज करती है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। जो एक्सॉन होती है वो मैसेज को, मान लो यहाँ पे डेंड्राइट्स ने कोई मैसेज लिया और वो मैसेज सेल बॉडी के अंदर आया, और अल्टीमेटली वो सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? एक्सॉन में जाएगा। तो दैट मीन्स जो एक्सॉन है वो मैसेज को पास ऑन करती है। तो ऐसे ही एक्सॉन के बाद आपकी शुरू होती हैं टर्मिनल ब्रांचेस, जिनको हम एक्सॉन एंडिंग्स भी कहते हैं। तो जो भी आपका मैसेज है वो डेंड्राइट से आएगा, सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सॉन में जाएगा, और फिर आपकी नर्व के एंडिंग्स में जाएगा। और इस नर्व एंडिंग्स के साथ जुड़ी होती हैं अगली न्यूरॉन। अगली न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं वो यहाँ पर जुड़ी होती हैं, फिर उसकी सेल बॉडी, फिर ऐसे ही उसका एक्सॉन हो गया, और फिर उसकी एंडिंग्स होगी, एक्सॉन एंडिंग्स होगी। तो ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जुड़ी होती है और वो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज दिख रही है आपको, दैट इज माइलिन शीथ। अब इसकी जो ये एक्सॉन दिख रही है आपको, इसके ऊपर एक शीथ कवर्ड होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये शीट क्या करती है? अगर किसी नर्व के अंदर बहुत जल्दी से आपने मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो उस नर्व के ऊपर माइलिन शीथ कवर्ड होती है, उसके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ कवर होती है। तो इस माइलिन शीथ की वजह से होता क्या है, जो भी इसके सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं वो बहुत जल्दी खुलते हैं और मैसेज आपके ऐसे जंप करता हुआ जाता है। तो दैट मीन्स जो मैसेज आपका ऐसे सिंपली जा रहा था, और बेसिकली इसमें जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो वो आयंस की ट्रांसमिशन की वजह से हो रहा है।
यहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर अलग अलग पंप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो आपके न्यूरॉन के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से आयंस की मूवमेंट होती है और वो आयंस आपके डेंड्राइट से लेके एक्सॉन की एंडिंग्स तक मूव करते हैं। इस वजह से आपकी जो नर्व है वो कंडक्ट होती है, नर्व की जो इम्पल्स है वो कंडक्ट होती है। अगर माइलिन शीथ होगी इस पे कवर्ड तो वो नर्व इंपल्स जो है वो ऐसे जंप करती हुई जाएगी, उसकी वजह से जो नर्व इंपल्स है या फिर आप कह सकते हैं जो सिग्नल है वो बहुत जल्दी से कंडक्ट हो जाएगा, जल्दी जहां पर भी वो मैसेज पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाएगा। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऐसे तो उस सब में है सारी न्यूरॉन्स ही, लेकिन उन न्यूरॉन्स को मैंने अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं उसको मैं कहती हूं कि ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो भी आपकी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं और वो आपके मैसेज जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस लेकर आ रही हैं, उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक है ऑटोनॉमस, दूसरा है सोमैटिक। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो रही हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो मेरे कंट्रोल के अंडर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल खाने को डाइजेस्ट करना वो मेरे कंट्रोल के अंडर नहीं है। देन इज हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड के अंदर में से चीजें प्यूरिफाई हो रही हैं, एक तरह से फिल्टर हो रही हैं और यूरिन के थ्रू रिलीज हो रही हैं, तो वो भी हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है। तो ऐसी सारी चीजों को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर वो एक्टिविटीज आएंगी जो हमारे कंट्रोल में होंगी। फॉर एग्जाम्पल मसल्स बनाना, ठीक है, कोई भी किसी चीज की अपने बाजू की मूवमेंट करना या फिर कोई भी एक्टिविटी करना, उसमें जो भी आपकी मर्जी से कोई मूवमेंट हो रही है उसको हम काउंट करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी एक्सरसाइजेज हैं, दैट मीन्स जो हमारी ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, तो उसमें भी हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और नेक्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी अजीब सी एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जांपल एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाना, तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। लेकिन जिस टाइम हमारी बॉडी रेस्ट पे है उस टाइम पे जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो चेक करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कई बार आपसे इन नर्वस सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होगी, जिसके अंदर एक मैसेज रिसीव करने वाला पार्ट होता है, एक इफेक्ट करने वाला पार्ट होता है, इफेक्टर न्यूरॉन होते हैं आपके, वो सारे इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया आपका क्या आएगा, एक तो ब्रेन आएगा और एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ठीक है, एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड आएगी। अब जो ब्रेन है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन का, ठीक है, उसके बाद होता है आपका मिड ब्रेन और उसके बाद होता है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका फोर ब्रेन, एक है आपका मिड ब्रेन और एक है आपका हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो बना होता है सेरिब्रम से। किससे बना होता है? सेरिब्रम। तो जो जितने भी आपको यहाँ पे क्रेविसेस दिख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है? सेरिब्रम वाला पार्ट है, ठीक है। तो फोर ब्रेन सेरिब्रम से बना होता है। देन इज मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज से? तो एक है आपका पॉन्स, इसको हम पॉन्स कहते हैं। देन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको हम मेडुला कहते हैं, जो कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट को बैलेंस करता है, एक तरह से रेगुलेट करता है। और यहाँ पे जिसको आप छोटा दिमाग कहते हो इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। दैट मीन्स हाइंड ब्रेन तीन पार्ट्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक है आपका पॉन्स वाला रीजन, देन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक है सेरिबेलम। अब इस हाइंड ब्रेन में जो पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके साथ मिलकर अगर मैं मिड ब्रेन को ज्वाइन कर दूं तो इन तीनों को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बनी होती है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा।
जो आपका फोर ब्रेन है, जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम करवा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी है, देन इज हाइपोथैलेमस, ये सारे हमारे कौन से पार्ट में लाई करते हैं? फोर ब्रेन के पार्ट में लाई करते हैं। तो पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड हो गया, तो एक तरह से आपके दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि एक मास्टर ग्लैंड है और वो सारी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को या हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ऐसे ही यहाँ पे एक थैलेमस वाला पोर्शन होता है, एक हिप्पोकैम्पस होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ एक बार। तो जो हमारा ब्रेन है उसके आसपास, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है, उसके आसपास मेनिंजेस होते हैं। मेनिंजेस मतलब उसके आसपास कुछ लेयर्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखती हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक तरह से, तो वो स्कल के अंदर भी प्रोटेक्टेड है। अब उस ब्रेन के आसपास 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे ज्यादा टफेस्ट मेम्ब्रेन है यहाँ पर, इनको हम मेनिंजेस भी कहते हैं। तो जो बीच वाली है उसको हम कहते हैं एरेक्नोइड मैटर और जो सबसे अंदर वाली है उसको हम कहते हैं पिया मैटर। अब ये तीनों जो कवरिंग्स हैं इनके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दैट मीन्स ये जो फ्लूइड है वो ऑल ओवर ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास भी ये कवरिंग्स और स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक डिजीज होती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस का मतलब यही होता है कि अगर आपकी इनमें से कोई भी कवरिंग एक तरह से स्वेल हो गई है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है या उसमें कोई डिफेक्ट हो गया है, तो उस टाइम पे आपकी ये डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। आइटिस आपको वर्ड जहां पर भी मिलेगा दैट मीन्स वो किसी चीज की इन्फ्लेशन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं तो वो बना होता है सेरिब्रम से। जितना भी आपको ये कर्व्ड सा पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा सेरिब्रम है। अब ये जो सेरिब्रम है आपका, वो बाहर वाली तरफ से तो बना होता है ग्रे मैटर से, मतलब इसके अंदर ग्रे मैटर होता है और इसके अंदर वाले रीजन में इसका जो ब्रेन का मिडल वाला पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाइट मैटर। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स की अगर बहुत ज्यादा सेल बॉडीज जो है वो ग्रे मैटर में होती हैं, तो ग्रे मैटर आपका कुछ नहीं है, एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो जितनी भी आपकी सेल बॉडीज वाला पोर्शन है ना, डेंड्राइट्स से सेल बॉडी इमर्ज करती है, तो जितनी भी आपकी सेल बॉडीज वाला पोर्शन है वो सारा आपका ग्रे मैटर में होता है। इन द सेम वे उस सेल बॉडी से एक्सॉन अराइज करते हैं। तो जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर आपके ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो भी आपका फोर ब्रेन है उसमें जो सेरिब्रम है, बाहर वाले पोर्शन में ग्रे मैटर है और अंदर वाले पोर्शन में व्हाइट मैटर है। दैट मीन्स न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स है वो ज्यादा अमाउंट में है यहाँ पे। अब दूसरी तरफ अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड में इससे उल्टा होता है। दैट मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कुछ ऐसी दिखती है ना, कुछ ऐसे बटरफ्लाई लाइक दिखती है। तो इसके अंदर जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो तो होता है व्हाइट मैटर का, और जो इसके अंदर वाला पोर्शन होता है वो बना होता है ग्रे मैटर से। तो जो हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर होता है बाहर वाली तरफ, वो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर वाली तरफ प्रेजेंट होता है। जो भी ग्रे मैटर हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारी स्पीच, जो अभी मैं बोल रही हूं, कोई स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है ग्रे मैटर। ऑफ कोर्स क्योंकि सेल बॉडीज सारी वहीं पे लाई कर रही है ना, तो एक सेल के अंदर एक पूरी जो जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं तो वो एक तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। अगर मैं किसी पर्सन के सेरिब्रम को निकाल दूं, तो इसकी जितनी भी थिंकिंग एबिलिटी है वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो हमारे सेरिब्रम के अंदर होती है। तो एक पर्सन वो सिंपल क्या बन जाएगा? सिंपल रिफ्लेक्स एनिमल। सिंपल रिफ्लेक्स एनिमल का मतलब है, तो आपकी जो रिफ्लेक्स आर्क होती है ना, उसमें हम कोई मैसेज रिसीव करते हैं और उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो उसमें थिंकिंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं होती आपकी एक तरह से। तो अगर मैं किसी एनिमल के सेरिब्रम को निकाल दूं तो वो सिंपल रिफ्लेक्स एनिमल की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो सिर्फ मैसेज लेगा और इफेक्ट करेगा, उसके अंदर कोई थिंकिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है ब्रेन का उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, इसको हम लिम्बिक ब्रेन भी कहते हैं। जो आपका मिड ब्रेन वाला पोर्शन है वो हमारे इमोशंस और मेमोरी से रिलेटेड है। अगर हमें कोई अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं या फिर अगर हम कोई चीज को अपने दिमाग में स्टोर कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड है हमारा मिड ब्रेन।
अब मिड ब्रेन के अंदर हम एक और पार्ट कंसीडर करते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। जो लिम्बिक सिस्टम होता है हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अभी हमारे कौन से इमोशंस चल रहे हैं और हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन आता है? हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है हमारा, इसमें थैलेमस आ जाएगा, हिप्पोकैम्पस आ जाएगा और एमिगडाला भी आता है इसमें। तो आपने बस इतना याद रखना है कि हमारा जो मिड ब्रेन है वो हमारे इमोशंस और मेमोरी से रिलेटेड है। जो हाइंड ब्रेन वाला पोर्शन है उसके अंदर एक तो आता है आपका सेरिबेलम वाला रीजन जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। जो सेरिबेलम होता है वो हमारी जितनी भी बैलेंस एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाना खा रही हूं तो मेरा हाथ हमेशा मुंह की तरफ ही जा रहा है ना। जितनी भी हमारी बॉडी की बैलेंसिंग वाली एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चल रहे हो तो चलते चलते अगर आपने अपने शू को एक तरह से ठीक किया तो उस टाइम पे आपका बैलेंस बिगड़ा नहीं, तो उस चीज को कौन देखरेख करता है? उस चीज को देखरेख करता है सेरिबेलम। दैट मीन्स हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना हमारी पूरी बॉडी के साथ, तो वो सेरिबेलम करता है। देन इज हाइंड ब्रेन का एक पोर्शन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मैं आपको बता रही थी पिछले वाले डायग्राम में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी हार्ट बीट, हमारी रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करते हैं कि इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हूं तो मेरी रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए। तो वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आइडेंटिफाई करता है। तो एक तरह से हमारे ब्लड का क्या फ्लो रेट होना चाहिए, हमारा बीपी कितना है, अभी हार्ट बीट कितनी है, रेस्पिरेशन रेट कितना है, वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और सोमैटिक के अंदर हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो एक आर्क से मिलकर बना होता है या फिर यू कैन से सेंसरी न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। इसमें एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो कि सेंस करता है, मतलब ये काफी सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना है ऑफ कोर्स, है ना। तो जो आपका सेंसरी न्यूरॉन वाला पोर्शन है उसके अंदर कोई भी चीज अगर आपने हाथ लगाया वो ठंडा है या गर्म है, तो ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं सेंसरी न्यूरॉन वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक इस मैसेज को लेकर जाएंगे कि ये चीज बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज जाएगा और आपके ब्रेन में ये मैसेज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज गर्म है, अगर ये ब्रेन तक मैसेज गया तो उतनी देर तक देर हो सकती है और हाथ जल सकता है। तो इसीलिए आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है यहीं से ही मैसेज को वापस भेज देती है कि अभी ये चीज गर्म है, तो इसीलिए आपको हाथ हटाने की जरूरत है। तो जिस न्यूरॉन्स से ये मैसेज को वापस भेजती है उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। इनको हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी कह देते हैं और सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कह देते हैं। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप ऑफ नर्व्स से मिलकर बना होता है। एक है एफरेंट जो कि मैसेज को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, और एक है इफरेंट जो कि आपके सीएनएस से, सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड भी तो सीएनएस में ही आती है ना, तो आपके सीएनएस से मैसेज को वापस लेकर आती है। अब आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो दो टाइप की नर्व्स हो सकती हैं। एक है आपकी क्रेनियल नर्व्स और एक है आपकी स्पाइनल नर्व्स। जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो टोटल 12 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल नर्व्स क्यों कह रही हूं? दैट मीन्स ये नर्व्स हमारे ब्रेन में जा रही हैं। स्पाइनल नर्व्स क्यों कह रही हूं? क्योंकि वो हमारे स्पाइन वाले पोर्शन से वापस आ रही हैं। क्रेनियल वाले में वो हमारे ब्रेन में जाएंगी और वहां से वापस आएंगी। जैसे कि आपकी आईज में जो ऑप्टिक नर्व होती है वो आपके दिमाग तक आपका मैसेज लेकर जाती है। ठीक है, मैसेज लेकर जाती है और वहां से फिर वापस आता है मैसेज कि हाँ कि जो भी मैं चीज देख रही हूं वो इस कलर का है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वहां से आपका मैसेज दिमाग तक लेकर जाती हैं और वापस आपके कैसे आपने रिएक्ट करना है वो चीज बताती है। तो आपने इसमें बस इतना याद रखना है कि हमारी टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स से मैसेज हमारे ब्रेन तक लेकर जाती हैं और वहां से कैसे हमने रिएक्ट करना है उस चीज को बताती हैं। अब अगर मैं स्पाइनल नर्व्स की बात करूं तो टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ऐसे ही जो आपकी मैंने अभी क्रेनियल नर्व्स बताई थी ना उसके भी 12 पेयर्स होते हैं। 12 नहीं होती, वो 12 पेयर्स होते हैं।
ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसके टोटल 31 पेयर्स होते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स हैं आपकी उसके टोटल 31 पेयर्स होते हैं। उसमें क्या होएगा, कोई भी आपकी मैसेज लेकर आएगी न्यूरॉन, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी और वहीं से ही मैसेज को वापस लेकर जाएगी। जैसे मैंने बोला एफरेंट न्यूरॉन और ईफरेंट न्यूरॉन, है ना। जो आपकी स्पाइनल नर्व है टोटल 31 पेयर्स होती हैं, आपने बस इतना याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने बाहर की कवरिंग बताई ना कि स्पाइनल कॉर्ड के आसपास भी कवरिंग होती है पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड की। उसका भी जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर उसकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। आपने ये चीज याद रखनी है। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती कहां से है, जो भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, जो भी मैंने वर्टिब्रे बताया था ना आपको हमारे स्केलेटन सिस्टम में, तो उस वर्टिब्रे के अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की। मैंने बताया हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो वो सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम संभालता है। जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सिक्रीशन ऑफ स्वेट हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गया, तो ये सारी चीजें इनवॉलंटरी कंट्रोल है। मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं इसको सिक्रीट कर सकती, अपनी मर्जी से मैंने डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर दिए, ऐसा नहीं मैं कर सकती। तो ये सारी चीजें हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। अब जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि उस टाइम पे इन्वॉल्व है जिस टाइम पे आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। ठीक है, जैसे कोई फियर वाली सिचुएशन आ गई, कोई भागने वाली सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा और उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलंटरी कंट्रोल्स हैं तो वो ये देखेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे काम करता है जिस टाइम पे हमारी बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात बताऊं तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है तो उस टाइम पे आपका जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को और एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस टाइम पे आपकी सलाइवरी सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक वाले में आपकी बॉडी क्योंकि रेस्ट पे है तो उस टाइम पे आपका ज्यादा सलाइवा सिक्रीशन होगा और ज्यादा डाइजेशन है जो आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। जिस टाइम आप सिंपैथेटिक नर्व मतलब स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हो तो आपका जो प्यूपिल होता है वो डायलेट कर जाता है, मतलब ऐसे ब्रॉडन अप हो जाता है। प्यूपिल मैंने आपको बताया था हमारी आई के अंदर जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है बिल्कुल सेंटर में, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। अगर नॉर्मल रेस्ट वाली कंडीशन है तो उस टाइम पे आपका प्यूपिल रेस्ट पे होगा तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे डिफरेंस बताए हैं, आपने ये सारे याद नहीं रखने हैं। बस इतना याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में हो, और पैरासिम्पैथेटिक उस टाइम करता है जब हमारी बॉडी रेस्ट पे हो। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है हार्ट जो है, हमारी हार्ट बीट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे स्लो हो जाएगी, दैट मीन्स बॉडी रेस्ट पे है तो वो स्लो हो जाएगी, और सिंपैथेटिक वाले में बहुत फास्टर होएगी। लंग्स ऐसे ही हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ज्यादा ब्रीद करोगे और बहुत ज्यादा डीपली ब्रीद करोगे। डाइजेशन को इस टाइम पे इनहिबिट कर देती है, ब्लड फ्लो को इस टाइम पे इंक्रीज कर देती है क्योंकि आप स्ट्रेस वाले कंडीशन में हो और आपकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। अब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो सेंस ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़ते हैं, एक है हमारा ईयर और दूसरा है हमारा आई। जो ईयर है वो मैंने आपको फिजिक्स के साउंड चैप्टर में करवाया था बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में, और जो आई है वो मैंने आपको लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, जो फिजिक्स का हमने चैप्टर कवर किया था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका आउटर ईयर जिसमें आपका ईयर पिन्ना होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। देन इज आपका इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर के अंदर आपकी 3 बोन्स होती हैं जिसका नाम होता है मैलियस, इनकस, स्टेप्स। देन इज आपका इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर के अंदर आपके जो कॉक्लिया वाला रीजन है जहां से बेसिकली साउंड रिसीव होती है और अल्टीमेटली आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है, क्रेनियल नर्व द्वारा सिग्नल जाता है, और वो जो आपका सिग्नल है साउंड जो है आपके इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई चीज सुनाई देती है।
ठीक है। एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो मिडल ईयर है उस वाले रीजन से एक ट्यूब ओरिजिनेट करती है जो कि आपके फेरिक्स वाले रीजन में ओपन होती है। जिस टाइम पे इस ईयर ने बहुत ज्यादा साउंड को सुन लिया है, उस टाइम पे जो बाकी की एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, जो हमारा ईयर, इंटरनल ईयर सहन नहीं कर पा रहा है, तो वो आधी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी हमारे फेरिक्स वाले रीजन में। ठीक है, तो वो स्टेशन ट्यूब जो है वो इस चीज में हेल्प करता है। बाकी जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर कुछ ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक तरह से बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस एंगल पे देख रही हूँ, इस प्लेन में देख रही हूँ, और अगर मेरा ब्रेन ऐसे होगा तो उस चीज को कौन बैलेंस करेगा? तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ही बैलेंस करती है। अगर आप नीचे से ऊपर उठते हो, अगर आप बैठे हुए हो ऊपर उठते हो, तो एकदम से आपने देखा होगा कि आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज को कौन बैलेंस करता है? आपके सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस करती हैं जो कि आपके ईयर में प्रेजेंट होती हैं। तो आई होप आपको ईयर के बारे में यहां तक समझ में आया होगा। मैंने जो ईयर साउंड में ईयर कवर किया था वहां पर भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी थी, और यहां पर भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप एक बार इसको गो थ्रू हो सकते हो। जैसे आप देख सकते हो जो कॉक्लिया वाला रीजन है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स, साउंड एनर्जी को या फिर साउंड वेव को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो आपकी ऑडिटरी नर्व होती है, जो कि आपके सुनने वाली नर्व होती है, जो आपके ब्रेन तक जाती है, वो आइडेंटिफाई करती है कि हाँ अभी कौन सी साउंड प्रोड्यूस हुई है। ऐसे ही जो आपका वेस्टिबुलर वाला रीजन है जिसके अंदर आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स अभी मैंने बताई हैं, तो वो प्रेजेंट है, वो एक तरह से आपकी बॉडी का बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आईज के बारे में। आईज भी मैंने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से कवर की हुई है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बाहर आपका कॉर्निया है, ये आपका आइरिस वाला पोर्शन है जो भी आपकी आईज को कलर देता है। आसपास वाला आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो ना कि इसकी ब्राउन आईज है, इसकी ब्लू है, तो वो जो रीजन है आपका वो आइरिस वाला पोर्शन होता है जो बिल्कुल सेंट्रल रीजन है, जहां पर सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब होती है, वो प्यूपिल वाला रीजन होता है। और हमारी आईज के अंदर कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को कन्वर्ज करता है और अल्टीमेटली उसकी जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनाता है। जो आपका आगे वाला पोर्शन है वहां पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और जो आपका लेंस और रेटिना के बीच वाला रीजन है वहां पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। यहां से आपकी कुछ रेटिना से यहां से आपकी ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो कि आपके ब्रेन वाले पोर्शन तक जाती हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्रेनियल नर्व है एक तरह से। तो वहां से सेंस करके लेके आएगी कि हाँ मैंने अभी कौन सी चीज को देखा है। इन द सेम वे मैंने आपको लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में बात करी है। येलो स्पॉट बताया है जहां पे बिल्कुल क्लियर इमेज आपकी बनती है, ब्लैक स्पॉट बनाया है जहां पे कोई भी लाइट कन्वर्ज नहीं होती है। ठीक है, जो भी चीज आपके ब्लैक स्पॉट पे बनती है हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं। तो ये एक बार चीज आप उस चैप्टर में जाकर देख सकते हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।